हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। आज से हम यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से संविधान के कार्य हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन से संविधान के कार्य हैं। नंबर 1 है, यह मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच समन्वय बना रहे। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो संविधान है वो मूल नियमों का एक ऐसा समुच्चय प्रदान करता है जिससे समाज के सदस्यों के बीच आपसी समन्वय और सौहार्द बना रहे, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। ये भी संविधान का कार्य है कि संविधान यह निर्दिष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है और सरकार का गठन कैसे होता है, इसलिए कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है, यह सरकार के द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। संविधान का कार्य है कि वो सरकार के द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं निर्धारित करता है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा कथन 1, 2 और 3। तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, यानी ये तीनों ही संविधान के कार्य हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमें बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के संबंध में इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। सबसे पहले कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और वो की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे, जबकि चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो कथन नंबर 2 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं। यहाँ संविधान सभा के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। संविधान सभा का गठन किया गया था 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं कथन नंबर 1 है हमारा, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, इसलिए कथन 1 हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, क्योंकि राज्यों की जो विधानसभाएं थीं उनका उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, इसलिए संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ना कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का, इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है, वह बहुदलीय निकाय थी। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। संविधान सभा एक बहुदलीय निकाय थी, उसमें अनेक दल थे। और कथन नंबर 4 है, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। संविधान सभा में अनेक समितियां थी, यानी संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति। तो कथन नंबर 4 भी हमारा बिल्कुल सही है। हमारा सही आंसर होगा कथन 3 और कथन 4 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान प्रारूप समिति के सदस्य थे? नंबर 1 एन गोपाल स्वामी, नंबर 2 जवाहरलाल नेहरू, नंबर 3 अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और नंबर 4 सरदार पटेल। हमें बताना है कि इनमें से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। सबसे पहले बात करते हैं संविधान की प्रारूप समिति की। तो संविधान की प्रारूप समिति का गठन किया गया था संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को। ये आपको ध्यान रखना है। और संविधान सभा की प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य थे, जिनमें थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्र और डी.पी. खेतान। बी.एल. मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, जिनके स्थान पर एन माधवराव को चुना गया था। और डी.पी. खेतान की मृत्यु 1948 में हो जाने के कारण उनके स्थान पर टी.टी. कृष्णामाचारी को संविधान की प्रारूप समिति में शामिल किया गया था। इसलिए संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे एन गोपाल स्वामी और अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जबकि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसलिए हमारा सही आंसर होगा 1 और 3 बिल्कुल सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। ऑप्शन है ए अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से और ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड के संविधान से। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। भारतीय संविधान में जो राज्यों की संघ की संकल्पना को ग्रहण किया गया है वो किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम यानी कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, यानी इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसलिए भारतीय संविधान में जो राज्यों की संघ की परिकल्पना अपनाई गई है वो अपनाई गई है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम यानी कनाडा के संविधान से। अगर ऑप्शन में कनाडा आए तो कनाडा भी सही होगा, क्योंकि ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम कनाडा को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम कनाडा से ही रिलेटेड है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है विषय और दूसरी तरफ है संविधान के भाग। ए है हमारा उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है संविधान के आर्टिकल 17 में और जो आता है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत। तो ए का होगा हमारा 3। बी है हमारा ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 40 के तहत और जो आता है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। तो बी का होगा हमारा 1। सी है 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ये प्रावधान किया गया है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत। तो सी का है हमारा 4। और डी है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। ये प्रावधान किया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र यानी संविधान के भाग 1 में। तो डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर होगा 3, 1, 4, 2 बिल्कुल सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उपाधियों का अंत यानी आर्टिकल 17 ये प्रावधान मिलता है हमें मूल अधिकारों के अंतर्गत। ग्राम पंचायतों का संगठन आर्टिकल 40 में वर्णित है जो वर्णित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत। 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना ये प्रावधान मिलता है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। ये प्रावधान किया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। इसलिए हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है अनुसूची और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित उपबंध। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं। नंबर 1 है हमारा चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में वर्णन किया गया है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, यानी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है चौथी अनुसूची। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है। नंबर 2 है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची, इसमें बताया गया है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित। तो ये हमारा गलत सुमेलित है, क्योंकि छठी अनुसूची में वर्णन किया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं संविधान की 5वीं अनुसूची में। इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है। और नंबर 3 है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का प्रावधान किया गया है, यानी संसद के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रावधान है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है। और 10वीं अनुसूची को संविधान में शामिल किया गया था 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हमारा सही आंसर होगा 1 और 3 बिल्कुल सही सुमेलित हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार अध्यादेश को शुरू किया। ऑप्शन है ए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन बी 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ऑप्शन सी 1919 का भारत सरकार अधिनियम और ऑप्शन डी 1909 का भारत सरकार अधिनियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा पहली बार अध्यादेश के प्रावधान को शुरू किया गया था, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है। एक तरफ है संस्था और दूसरी तरफ है संविधान के अनुच्छेद। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है संविधान के आर्टिकल 124 में, ना कि आर्टिकल 318 में। तो ये हमारा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है संविधान के आर्टिकल 324 में। तो ये बिल्कुल सही सुमेलित है और हमें सही ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी है संघीय लोक सेवा आयोग। संघीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है संविधान के आर्टिकल 315 में, ना कि आर्टिकल 332 में। इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है। और ऑप्शन नंबर डी है महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है संविधान के आर्टिकल 165 में, ना कि आर्टिकल 351 में। इसलिए ये भी हमारा गलत सुमेलित है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग, यानी हमें यह बताना है कि इस एक्स की जगह यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखते हैं क्या है। यहाँ संविधान की प्रस्तावना दी गई है, हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ-निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को एतत् द्वारा अंगीकृत अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949।
इस तारीख को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इसलिए हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? कथन नंबर 1 है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। कथन नंबर 2 है, राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। तो ये कथन हमारा गलत है। दरअसल राष्ट्रमंडल जो ब्रिटिश औपनिवेशिक देश थे उनका एक संगठन है जिसका अध्यक्ष हमेशा ब्रिटेन का सम्राट होता है और भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। इसी कारण से भारत की आलोचना करते हुए कहा गया था कि भारत पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं है क्योंकि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। लेकिन इसका उत्तर देते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बेशक है लेकिन भारत संप्रभु देश है, क्योंकि राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत ने अपनी इच्छा से ली है और भारत कभी भी अपनी स्वेच्छा से राष्ट्रमंडल की सदस्यता त्याग सकता है। यानी किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ग्रहण करने के कारण भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। इसलिए कथन 2 हमारा बिल्कुल गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? हमें बताना है कि इनमें से कौन से भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक लक्षण है। नंबर 1 है शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शक्तियों का विकेंद्रीकरण संघात्मक लक्षण है, ना कि एकात्मक। इसलिए ए हमारा नंबर 1 हमारा इसका आंसर नहीं होगा। इसलिए जिस ऑप्शन में नंबर 1 है वो तो हमारा आंसर नहीं होगा। नंबर 2 है राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यपालों की नियुक्ति एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है, इसलिए नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। नंबर 3 है राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व भी एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है, इसलिए नंबर 3 भी हमारा सही है। नंबर 4 है न्यायिक पुनर्वलोकन। न्यायिक पुनर्वलोकन संघात्मक व्यवस्था का लक्षण है, इसलिए नंबर 4 नहीं होगा। नंबर 5 है अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं भी एकात्मक व्यवस्था का लक्षण है, इसलिए नंबर 5 भी सही है। और नंबर 6 है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका भी भारत की संघीय व्यवस्था का लक्षण है, ना कि एकात्मक व्यवस्था का, इसलिए नंबर 6 भी नहीं होगा। हमारा सही आंसर होगा 2, 3 और 5 भारत की संघीय व्यवस्था में एकात्मक लक्षण है, यानी 2, 3 और 5 हमारा सही आंसर है। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये भारत की संघीय व्यवस्था में एकात्मक लक्षण है, जबकि बाकी भारत में संघात्मक लक्षण के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही हैं। कथन नंबर 1 है भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारत की संविधान सभा ने जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसका प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, इसलिए कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियां हैं। तो ये कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 24 तीलियां हैं, ना कि 21, इसलिए कथन 2 हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3:4 है। ये कथन भी हमारा गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है 2:3, ना कि 3:4, इसलिए कथन 3 भी हमारा गलत है। हमारा सही आंसर होगा केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। कथन नंबर 1 है, यानी ऑप्शन ए है,
संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है? तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। संसद विधि के द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है संविधान के आर्टिकल 3 के तहत। ऑप्शन नंबर बी है, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि संसद साधारण विधि के द्वारा संविधान के किसी नए राज्य का निर्माण यानी साधारण विधि के द्वारा संसद एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, जिसके कारण संविधान की पहली अनुसूची और संविधान की चौथी अनुसूची में संशोधन होगा। इसलिए कथन बी भी हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। तो ये कथन हमारा गलत है और हमें गलत ही बताना था, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 4 क्लोज 2 के तहत इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझा जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा, जो कि कथन गलत है। और ऑप्शन नंबर डी है, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुरस्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया है जिसके क्षेत्र, सीमाओं या फिर नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। किसी नए राज्य के गठन से संबंधित विधेयक को संसद में तब तक पुरस्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया हो जिसके क्षेत्र, जिसकी सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए कथन 4 भी यानी ऑप्शन नंबर डी भी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है? यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के तहत कौन से भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए योग्य नहीं है? ऑप्शन है ए, एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। एक अवयस्क बच्चा जिसके अभिभावक भारतीय नागरिक हैं वो भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए योग्य है। इसलिए ये हमारा सही है। हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी। तो ये भी हमारा बिल्कुल सही है। भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी या भारतीय विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी भी भारतीय प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए ये योग्य है। ऑप्शन नंबर सी है, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि ये जो भारतीय विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए वे भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए योग्य नहीं है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर डी है, एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु जिसके पितामह या पितामही, मातामह या मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। वो भी प्रवासी भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए योग्य हैं। तो ऑप्शन डी भी हमारा बिल्कुल सही है। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, वीडियो को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।